नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे देहरादून से बड़ी खबर के साथ। आरटीआई अधिनियम की 20वीं वर्षगांठ कार्यक्रम आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में करेंगे प्रतिभाग। उत्तरांचल प्रेस क्लब शपथ समारोह में पहुंचेंगे सीएम। नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को भी दिलाई जाएगी शपथ। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आरटीआई अधिनियम की 20वीं वर्षगांठ पर आज कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शिरकत कर रहे हैं और ऐसे में तमाम तैयारियां भी इसको लेकर पूरी कर ली गई हैं। उत्तरांचल प्रेस क्लब शपथ समारोह में भी पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को आज शपथ भी दिलाई जाएगी और साथ ही आरटीआई अधिनियम की 20वीं वर्षगांठ भी है आज, और इस दौरान कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आज कई कार्यक्रम रहने वाले हैं। इस दौरान उत्तरांचल प्रेस क्लब में भी मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, जहां पर नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को शपथ दिलाई जाएगी। और इसी के साथ ही आरटीआई अधिनियम की 20वीं वर्षगांठ पर भी कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में भी प्रतिभाग करेंगे। और संवाददाता योगेश आर्या हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह के कार्यक्रम सीएम के रहने वाले हैं आज के? देखिए विशाल, जिस तरह से देखा जाए कि सीएम धामी का देहरादून में कई कार्यक्रम रहने वाले हैं। जैसे देखा जाए तो पूरे कार्यशाला में भी शामिल होंगे। आपदा प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा जो है वो उनकी ओर से की जाएगी। इसके साथ अगर देखा जाए तो आरटीआई अधिनियम की 20वीं वर्षगांठ कार्यक्रम है, उसमें भी आयोजित कार्यक्रम में जो है वह हिस्सा लेंगे, सचिवालय में कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और वहीं अगर देखा जाए तो उत्तरांचल प्रेस क्लब शपथ समारोह भी जो है आज आयोजित हो रहा है, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी शिरकत करने जा रहे हैं। नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को उनकी ओर से शपथ दिलाई जाएगी। इसके बाद अगर बात करें तो शासकीय कार्यों को लेकर सीएम कैंप कार्यालय पर मौजूद रहेंगे, जहां पर वह जो शासकीय कार्य है उनको करेंगे। इसके अलावा जनप्रतिनिधि व अन्य लोगों से मुलाकात का समय रखा गया है, तो वहां उनसे भी मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। जी, लेकिन इस दौरान कार्यकारिणी की जो सदस्यता है, जिन्होंने ग्रहण किया, उनको भी शपथ दिलाई जाएगी। उसके लिए क्या कुछ कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है योगेश? देखिए जो नवनिर्वाचित कार्यकारिणी है उनकी ओर से आज शपथ ग्रहण समारोह जो है आयोजित किया जा रहा है। उसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे और नवनिर्वाचित जो कार्यकारिणी जो है बनी है उत्तरांचल प्रेस क्लब में, उनको जो है शपथ दिलाने का काम करेंगे। चाहे अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, चाहे महामंत्री हो, चाहे कोषाध्यक्ष हो, तो उनकी शपथ ग्रहण का आज कार्यक्रम रखा गया है। तो उस कार्यक्रम में शिरकत करते ही और वहां पर जो है कार्यक्रम में उनको शपथ दिलाने का काम करेंगे। और निश्चित तौर पर क्योंकि नई कार्यकारिणी गठित हुई है, तो पत्रकारों के हितों को लेकर के, तमाम तरीके के कामकाज को लेकर के, आगे कार्यक्रमों को लेकर के वह सरकार के साथ समन्वय बिठाकर काम करें। इसके लिए जो है कहीं ना कहीं जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अपील करते हुए नजर आ सकते हैं। जी जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बड़ी खबर करू करेंगे। मनोज गुप्ता होंगे उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस। इलाहाबाद हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश हैं जस्टिस मनोज कुमार, आज रिटायर हो रहे हैं वर्तमान चीफ जस्टिस जी नरेंद्र। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही हैं, जहां पर जी नरेंद्र आज रिटायर्ड हो रहे हैं और ऐसे में इलाहाबाद हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता को ये जिम्मेदारी दी गई है और उत्तराखंड का चीफ जस्टिस बनाया गया है। तो मनोज कुमार गुप्ता होंगे अब उत्तराखंड के नए चीफ जस्टिस। इलाहाबाद हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश हैं जस्टिस मनोज कुमार और अब उत्तराखंड के चीफ जस्टिस होंगे। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही है। उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस नरेंद्र जी गुहान नाथ आज रिटायर्ड हो रहे हैं, जिसके चलते बीते दिन आम सभा का आयोजन किया गया, जहां चीफ जस्टिस हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और सभी अधिवक्ताओं ने उनका भव्य स्वागत भी किया है। इस दौरान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने उनके बेहतर कामकाज के लिए उनको सम्मानित किया और भविष्य के लिए उन्हें बधाई भी दी है। To lay aside the grable members of the public.
It is not 2 years. It has been a wonderful 1 year, and the 1 year has passed by so fast. I still feel as if it was just a couple of days back that I was sworn as the Chief Justice. Be it within the court or outside the court, I have had a really pleasant and fulfilling journey, I can say. And that is why I say I laid down my office without any regret. Probably only small regret is I could not complete certain judgments, though they were heard and deserved. And I know that would again, I apologize to the advocates because they had put in their effort, they had argued, but circumstances beyond my control. It takes a day for me to reach my hometown. मुख्य न्यायाधीश जी यहाँ से सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उनका रिटायरमेंट है। हमारा भी सौभाग्य था कि उन्हें हमने अपनी बार में बुलाया और वो हमारे बार में आए और बार में हमारे कुछ सीनियर द्वारा और पूर्व पदाधिकारी द्वारा उनका सम्मान भी किया गया। और चीफ साहब ने अपना उत्तराखंड में रहने का एक क्या उनका शेयर था, एक्सपीरियंस था और अपनी बातें शेयर की, तो काफ़ी अच्छा हमें लगा। और हम भविष्य में उनके उज्जवल स्वास्थ्य की कामना करते हैं। और उनका आप सबसे बेस्ट टेन्योर देखेंगे तो उसमें सबसे बेस्ट कार्य अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ी चीज़ है लाइव स्ट्रीमिंग। आज आप देखेंगे हमारी हर न्यायालय में लाइव स्ट्रीमिंग लगी है और लाइव स्ट्रीमिंग सिर्फ हमारे लिए ही बेनिफिट नहीं देता है। आप देखिए जो हमारे यहाँ पे जिनका काम होता है, जो क्लाइंट होते हैं, वो भी अपना मैटर देख पाते हैं और वकीलों को भी सुविधा मिलती है क्योंकि हमारा एक लाइव स्ट्रीमिंग आ गया है, वो उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। और नैनीताल से बड़ी खबर मिल रही है। इन्फ्लुएंसर ज्योति अधिकारी को 14 दिन की जेल। हल्द्वानी की ACJM कोर्ट ने ज्योति को न्यायिक हिरासत में भेजा है। कुमाऊं की सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना भारी पड़ा है ज्योति को। कल गुरुवार शाम ज्योति अधिकारी गिरफ्तार भी हो गई हैं। मुखानी थाना पुलिस ने ज्योति को गिरफ्तार कर लिया है। सामाजिक कार्यकर्ता की शिकायत पर यह मुकदमा दर्ज भी हुआ था। तो यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर ज्योति अधिकारी को पुलिस हिरासत में लिया गया है। कुमाऊं की सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना भारी पड़ा है उन्हें, और ऐसे में गुरुवार शाम ज्योति अधिकारी को गिरफ्तार भी किया गया है। तो मुखानी थाना पुलिस ने ज्योति को गिरफ्तार भी कर लिया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही हैं। सामाजिक कार्यकर्ता की शिकायत पर यह केस भी दर्ज हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने गिरफ्तारी भी की है ज्योति अधिकारी की। इन्फ्लुएंसर ज्योति अधिकारी को 14 दिन की जेल में भी रखा जाएगा। तो हल्द्वानी की ACJM कोर्ट ने ज्योति को न्यायिक हिरासत में भेजा है। यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही हैं। और बड़ी खबर का रुख करेंगे देहरादून समेत 6 जिलों में घने कोहरे की चेतावनी। 14 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी की भी संभावना नहीं है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बारिश बर्फबारी की बेरुखी का तापमान पर सीधा असर पड़ रहा है। बारिश बर्फबारी ना होने से प्रदेश भर में पड़ रही है सूखी ठंड। देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार समेत नैनीताल, चंपावत और पौड़ी में भी अलर्ट है और घना कोहरा छाए रहने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 14 जनवरी तक प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहने की भी संभावनाएं जताई गई हैं। तो उत्तराखंड में कोहरे को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है और बर्फबारी बारिश ना होने से प्रदेश भर में सूखी ठंड पड़ रही है, जिससे लोगों में बीमारियों का खतरा भी बढ़ रहा है। देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार समेत नैनीताल, चंपावत और पौड़ी में अलर्ट भी जारी किया गया है। घना कोहरा छाए रहने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो देहरादून समेत 6 जिलों में घने कोहरे की भी चेतावनी जारी की गई है। हरिद्वार पहुंची उर्मिला सनावर से SIT टीम ने लंबे समय तक पूछताछ की, जिसके बाद उर्मिला सनावर ने मीडिया के सामने आकर कहा कि SIT ने उनसे जो भी सवाल किए उन्होंने उनके सभी जवाब पूरी स्पष्टता के साथ दिए हैं और उनके पास मौजूद हर जानकारी जांच टीम के साथ साझा भी की गई है। ऑडियो रिकॉर्डिंग मामले को लेकर उर्मिला ने बताया कि संबंधित ऑडियो और उनसे जुड़ी पूरी जानकारी भी SIT को सौंप दी गई है।
देखिए जितनी भी समस्त जो भी पूछताछ हुई, जो एसआईटी ने जो भी मेरे से क्वेश्चन पूछे हैं, मैंने पूरे हर तरह के मैंने सारे जवाब दिए हैं, ठीक है ना। और ये 6-7 घंटे मेरे ख्याल से एसआईटी जांच चली है, और जो भी चीजें हमें पता थी, सभी चीजों से रिलेटेड हमने पूरे सब जवाब दिए हैं, जो सब चीजें हैं। और हाँ, सब दिए, पूरी रिकॉर्डिंग भी बताई, टाइम भी बताया, हर चीज जो पूछा। इतने घंटे आप पता है कि बातचीत चली है। तो रिकॉर्डिंग के अलावा देखिए अभी तो जितने भी सारे ऑफिसर्स थे, सबने बहुत यही बोला है कि मतलब निष्पक्ष जांच करेंगे, और कम से कम 4-5 कैमरे लगे हुए थे, तो उसमें कोई गलत तो नहीं बोल सकता, उसमें झुटला भी नहीं सकता, क्योंकि सारे कैमरे जितने भी चल रहे थे, हमारे ऊपर 4-5 कैमरे थे, तो वो झूठ नहीं बोल सकते। सिर्फ एक डिवाइस है, जो मोबाइल है, वो डिवाइस हमें मेरे ख्याल से कोर्ट में जमा करा देंगे। अंकिता को इंसाफ दिलाने की इस लड़ाई में अंत तक आप खड़े रहेंगे क्या? अंकिता के मैं मतलब जहां तक भी मैं चाहूंगी, मैं साथ खड़ी हूँ, अंकिता के घर वालों के साथ खड़ी हूँ, और उत्तराखंड के जो भी समस्त जनता उसके साथ खड़ी, क्योंकि अंकिता हमारी बेटी नहीं है, तो पूरे देश की बेटी थी। देखिए जितनी भी समस्त जो भी पूछताछ हुई, जो एसआईटी ने जो इन्वेस्टिगेशन पार्ट ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट है। अब वो अपने तरीके से जो सवालात कर रहे हैं वो ऐसे शो ऑफ नहीं किए जाते हैं, पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। और इस सवाल का जवाब मैं कोई कमेंट्स तो नहीं करना चाहूँगा, लेकिन जो तरीका जो है वो सॉफ्टवेयर है, कोई सॉफ्टनेस के तरीके से पूछताछ हो रही है, तो ऐसा नहीं, ज़्यादातर ऑफेंसेस जो है अवेलेबल है, तो इसमें अरेस्टिंग तो नहीं है। देखो, लगना तो एक अलग चीज़ें होती है, लगना नहीं है, जो अकॉर्डिंग टू लॉ होगा वो होगा। सर एंटिसिपेटरी देर के लिए अपनी तरफ हाँ, बिल्कुल, जो मतलब प्रोसीजर ऑफ लॉ है वो अपनाया जाएगा, और कानून सबके लिए बराबर है। उनका भी किया जाएगा, जो अकॉर्डिंग टू लॉ है उनका निपटारा किया जाएगा। बीजेपी युवा मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेश मंत्री आर्यन देव उनियाल के मसूरी पहुंचने पर युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया है। राधा कृष्ण मंदिर सभागार में आयोजित कार्यक्रम में फूलमालाओं से उनका स्वागत किया गया। वहीं पिक्चर पैलेस चौक पर आतिशबाजी कर खुशी भी जताई गई। धन्यवाद करता हूँ अपने शीर्ष नेतृत्व का, जिन्होंने मुझ पर भरोसा जताया और मसूरी जैसे छोटे शहर में एक कार्यकर्ता को प्रदेश मंत्री की जिम्मेदारी दी। मैं पहले भी सहसंयोजक विधि का रहा हूँ, मैंने प्रदेश में काम किया है, बहुत सालों से मैंने नगर पालिका के चुनावों में, विधायक चुनाव में काम किया है, तो पार्टी ने मेरी कार्यशैली को समझा कि मुझे पद दे सकते हैं। और ये कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो युवाओं पर विश्वास है, जो हम बोलते हैं हमारी कथनी करनी में फर्क नहीं है। हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में, तो युवाओं को प्रोत्साहन दे रही है। आप देखेंगे युवाओं को कितने मौके मिल रहे हैं, चाहे वो संगठन हो, चाहे वो टिकट हो, तो यही एक एग्जाम्पल है कि हम जैसे युवाओं को पार्टी आगे बढ़ा रही है। युवाओं के कंधे पर बहुत भार है, सोशल मीडिया का जमाना है, सबसे ज्यादा युवक ही सोशल मीडिया यूज करते हैं। हल्द्वानी के सर्किट हाउस में जिला विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत, जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल समेत जिला विकास प्राधिकरण के जिला अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान आवासीय और कमर्शियल एक्टिविटी के 112 मामलों की सुनवाई हुई, जिसमें कुमाऊं कमिश्नर की ओर से जिला विकास प्राधिकरण को निर्देश दिए गए कि जिन भवनों का आवासीय नक्शा पास हो रहा है, इसका दुरुपयोग ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। काफ़ी एरिया भीमताल का आज की तारीख में नगर निकाय के अंतर्गत आ चुका है, तो लिहाजा उसमें कृषि नहीं हो रही है। तो पूर्व में ये देखा गया था कि कई बार इसका जो वहाँ पे अनुमन्य है 60 वर्ग मीटर का कृषि जोन में, उसका मिसयूज़ हो रहा था। लोग या तो उसके जगह होटल्स बना दे रहे थे या फिर अन्य कोई निर्माण कर रहे थे 60 वर्ग मीटर से ज़्यादा। तो इसलिए तय किया था कि इनको बोर्ड के समक्ष रखा जाए फोटोग्राफ्स के माध्यम से, ताकि मोटे तौर पे पता रहे कि वहाँ पे क्या पास हो रहा है। और सेकेंडली, लोकल लोगों की जो नीड्स हैं, जिनके नक्शे अनावश्यक लटक रहे थे, वो भी ना लटकें, तो वो वाले मैटर्स भी थे, उनको भी देखा गया है। इसके अलावा अगर कोई जो लोकल नीड्स हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स की भी हो सकती हैं। स्पोर्ट्स में एक तो जो फ्लैट्स में हमारा बैडमिंटन कोर्ट है, उसकी कंडीशन अच्छी नहीं है, उस पर एक मॉडर्न टर्फ वाला मॉडर्न कोर्ट, उसको हमने पास करने के यहाँ पे डायरेक्शंस दिए हैं। सिमिलरली जो पहाड़ों में हमारे भवाली से खैरना के बीच में, साथ ही नैनीताल रोड में भी टूरिस्ट के लिए कहीं पे भी कोई टॉयलेट्स नहीं है, तो उसमें ये डिसीजन लिया है कि हम सरकारी लैंड जहाँ पे अवेलेबल है और उसमें टॉयलेट्स बनाएंगे, और टॉयलेट्स के साथ साथ जो हमारी लोकल एसएचजीज हैं, उनके उत्पाद हैं, उनकी दुकान भी उसके आसपास बनाएंगे, ताकि दोनों चीज़ें एक साथ चलें। पब्लिक वहाँ पे रुके भी, अपने बेसिकली टॉयलेट्स के तो रुकेंगे ही, और साथ में वहाँ पे अगर कोई रिफ्रेशमेंट करना चाहते हैं वो इसको भी करें।
रुद्रपुर के सिडकुल क्षेत्र में तेंदुए की लगातार दस्तक से बीते 2 दिनों से दहशत का माहौल बना हुआ है। नील ऑटो कंपनी के गेट के पास और सिडकुल से सटे गेहूं के खेत में तेंदुए देखे जाने की और खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुपालन में देहरादून जिला प्रशासन की ओर से अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में जिला प्रशासन की टीम ने देहरादून शहर के घंटाघर क्षेत्र स्थित HNB कॉम्प्लेक्स MDDA एरिया में सरकारी भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया है। प्रशासन की ओर से पूर्व में संबंधित पक्ष को नोटिस जारी कर अतिक्रमण हटाने का अवसर भी दिया गया था, लेकिन निर्धारित समय सीमा के अंदर अतिक्रमण न हटाए जाने पर कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण को भी गिरा दिया गया है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मुख्यमंत्री के निर्देश अनुसार सरकारी संपत्तियों को अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान भी आगे भी लगातार जारी रहेगा। लोहाघाट के बिसंग क्षेत्र के रहने वाले पूर्व सैनिक प्रताप सिंह मेहरा ने अपने कठिन परिश्रम और मेहनत से अपनी बंजर भूमि को शानदार बगीचे में बदल डाला है। साथ ही उनकी ओर से बड़ी तादाद में यहां पर सब्जी उत्पादन भी किया जाता है। उन्होंने खुद अपने बगीचे में मेहनत करने के साथ ही आदमी भी लगा रखे हैं। वर्तमान में उनके बगीचे में 1200 से ज़्यादा सेब, 300 से ज़्यादा कीवी और 100 माल्टा के पेड़ मौजूद हैं। वो ऐसा खोला हुआ कि गर्मी दिक्कत 1166 सेव के हैं और 200 कोको के हैं, 300 कीवी के हैं, 50-60 पेड़ माल्टा के हैं। और दिक्कतें ये आ रही हैं कि पानी की और कोई विभाग से जो कि सहायता नहीं मिल रही है, कोई भी सहायता नहीं मिल रही है विभाग से। जैसे पानी आने की है, ये सोलर फिनिशिंग की है, ये सब कुछ नहीं मिल रहा है। कहा था सोलर फिनिशिंग के लिए तो अभी नहीं कहा, बाकी पानी आने के लिए सब विभागों को भी चेक किया गया। कोई बोलते हैं हमारे पास योजना नहीं है, हमारे पास ये नहीं है। ये पाइप भी आपने हल्द्वानी से खरीद के लाए। मेरा तो हो गया होगा सर, आप क्या बताएं। जितने लाए थे पेंशन के जो है कि सब इसमें डुबा चुके हैं। उसका कहाँ से देंगे? वो मेरा ही पैसा नहीं दे रहे लेबरों का। कितना ना है? खाद का 3,80,000 तो लेबरों का है, खाद का है 12 पिकअप, वो भी पैसा नहीं मिल रहा। उसमें वर्तमान में देख रहे हैं हम क्या बोलते हैं, इसमें तो सबसे पहले एंटी हेलनेट लगना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंटी हेलनेट। और नीचे मल्चिंग शीट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सोलर फेंसिंग तो जानवरों का तो खतरा आया दिन है, क्योंकि ये जंगल का इलाका है तो आया दिन इसमें जानवरों का खतरा बना रहता है, तो इसलिए सोलर फेंसिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और रोड की आप देख ही रहे होंगे, रोड की बदहाली है, रोड बहुत बदहाल में चल रही अभी यहाँ पे है, तो रोड का मतलब सौंदर्यीकरण होना चाहिए। तकनीकी ज्ञान के बारे में बोलना चाहूँगा मैं, यहाँ की सरकार से अनुरोध है कि हमें साल में 2 बार मतलब हमें हिमाचल या फिर मुक्तेश्वर का एक बार विजिट कराना चाहिए, ताकि हमारी प्रूनिंग हमारे केयर टेकर हैं या हम खुद ही हैं, हम जो जितनी भी काश्तकार हैं उनको बिल्कुल अच्छी शिक्षा मिले प्रूनिंग के तौर पर। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी की हत्या ने पूरे देश को झंझोड़ रखा है। 18 सितंबर 2022 को अंकिता भंडारी का मर्डर हुआ और ऐसे में उनकी लाश 24 सितंबर को मिली थी और 3 साल 4 महीने बाद मई 2025 में कोर्ट ने सभी आरोपियों को उम्र कैद की सजा भी सुनाई। लेकिन सवाल ये है कि अगर इस मामले में इंसाफ मिल चुका था तो उम्र कैद के 8 महीने बाद जनता उत्तराखंड की सड़कों पर क्यों उतर आई है? क्यों लोग एक बार फिर अंकिता के नाम पर आंदोलन करने को मजबूर हैं? क्या इस मामले में इंसाफ अधूरा मिला था? अगर अंकिता को इंसाफ मिल चुका था तो फिर ये भीड़ अंकिता को और कौन सा इंसाफ दिलाने की मांग कर रही है? उत्तराखंड में बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीवीआईपी कौन था? मामले की सीबीआई जांच सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में हो। इस मांग को लेकर अंकिता भंडारी के माता पिता ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर मांग रखी, जिस पर राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि परिवार की बात हुई, न्याय दिलाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि इस मामले में भ्रम फैलाने वाले जिम्मेदार लोगों को
प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। बेटी गई और सारा कष्ट उनके सामने उत्पन्न हुआ, तो मेरा यही मत था कि शुरू से कि मैं उनके माता पिता जिस जांच के लिए भी कहेंगे, जिस प्रकार से भी कहेंगे, उन्होंने कल मुझे अपनी बातें बताई। देखिए, कानूनी कार्रवाई अपने स्तर पर चलती रहेगी। उसमें दिल्ली हाईकोर्ट का भी निर्णय आया है, यहाँ भी SIT जांच कर रही है और हम अन्य भी जो कानूनी जरूरी चीज़ें हैं उस पर हम पूरी तरह से विमर्श कर रहे हैं। और विमर्श करने के बाद उस पर हम अपने स्तर से जो सरकार के स्तर पर निर्णय लेना है, जो अंकिता के माता पिता का जो हमको कहा है उस पर हम निर्णय लेंगे, लेकिन कानूनी कार्रवाई अपनी तरफ चलती रहेगी। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर उत्तराखंड में फिर से जिस तरीके का माहौल बना है, उसे लेकर सरकार काफी गंभीर नजर आ रही है। अंकिता के माता पिता ने मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी 2 मांगे रखी। पहली कि इस प्रकरण में CBI जांच हो और दूसरी VIP के एंगल पर जांच हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये बहुत ही संवेदनशील मामला है, हमारी बहन बेटी से जुड़ा मुद्दा है। सरकार अंकिता के माता पिता की मांगों पर विचार करेगी और निर्णय लेगी। मुख्यमंत्री के द्वारा पहले भी इस प्रकरण को लेकर सरकार की संवेदनशीलता पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसमें ये साफ कहा गया था कि आरोपी कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा। मैं कहूँ कि एक जिम्मेदार जिस प्रकार से राजनीतिक दल होने चाहिए, जिम्मेदारी का आभास होना चाहिए, जिम्मेदारी का भाव होना चाहिए, वो बिल्कुल दिखाई नहीं दिया। और एक ऑडियो आने के बाद जिस प्रकार से पूरा राज्य के अंदर एक अस्थिरता की स्थिति, लोगों में सवाल करना, लोगों में जो है आगजनी करना और तमाम प्रकार से लोगों को भड़काना, भ्रम और संदेह की स्थिति पैदा करना, जिन लोगों ने की है, जनता उनको देख रही है कि भाई उन्होंने आखिर ऐसा किया है। अब जो ये वीडियो अब आया है, जो ऑडियो आया है, अब उस वीडियो के बारे में भी उनको कहना चाहिए, उनको माफी मांगनी चाहिए उत्तराखंड के लोगों से। और अंकिता की जो आत्मा को उन्होंने अपनी राजनीति के लिए उपयोग करने का काम किया। दरअसल नए सिरे से मची सियासी हलचल के पीछे ऑडियो क्लिप ही है, जिसे लेकर उर्मिला सनावर दावा कर रही थी कि अंकिता की हत्या के पीछे बीजेपी का बड़ा नेता ही VIP है। लेकिन और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल TV। नमस्कार।